स्वागत उद्बोधन से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ आयुक्त गोरखपुर मंडल और अध्यक्ष महोत्सव समिति श्री अनिल ढींगरा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया पधारें और स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम आज गोरखपुर महोत्सव 2024 के 3 दिवसीय सफल आयोजन की समापन संध्या के अवसर पर गोरक्ष पीठाधीश्वर तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अत्यंत जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि नृत्य, संगीत, कला, साहित्य के संगम के साथ साथ पूरे देश की विभिन्न कला संस्कृतियों का समागम इस महोत्सव को गरिमा प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारे मेयर साहब, अवनीश अवस्थी सर और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण तथा यहाँ पर उपस्थित हमारी जनता और मीडिया, आप सभी को भी मैं नमन करता हूँ कि आप लोगों ने इस महोत्सव की गरिमा को बढ़ाया है। सर, प्रतिदिन लगभग 2.5 से 3 लाख व्यक्ति जो है इस मेले में रोज आ रहे हैं। जैसा आपका निर्देश था कि हमको पूर्वांचल के जो लोकल आर्टिशियंस हैं, कलाकार हैं, उनको बढ़ावा देना है, इसी के मद्देनज़र हमने इसकी पूरी थीम रखी थी। और इस गोरखपुर महोत्सव को जैसा आपकी ये इच्छा व्यक्त की थी कि हमारे यहाँ के जो गांव-गांव के लोग हैं जिनमें जो प्रतिभाएं हैं, कलाएं हैं, उनको उभर कर एक मंच देना है, वही प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। सर, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन हमारे यहाँ गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में किया गया था, जिसमें लगभग 204 समूह और एकल प्रतिभागियों से काफ़ी विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। उन सब में से हमारे जजेस ने चयनित किया और उनको एक इसी मंच से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कृषि विभाग की प्रदर्शनी भी लगी है, जिसमें प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पाद, स्थानीय काला नमक धान के बारे में भी प्रदर्शन के साथ साथ CBG प्लांट को बरौली की बेल बनाकर सप्लाई करने वाले FPO की भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। सर, एक नया एडिशन यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ है। आपको बताते हुए बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है कि इसमें लगभग 85 स्कूल के लगभग 2800 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 42 मॉडल और एकदम अत्याधुनिक हमारे ही जो गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के जनपद है, देवरिया है, महाराजगंज है, कुशीनगर के बच्चे यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बहुत ही 345 मॉडल अपने जो है एक लगाए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ युवाओं में और बच्चों में बहुत प्रतिभाएं हैं, जिनको हमें और उभार कर आगे लाना है। इसमें इन लोगों ने बिना विद्युत खर्च के 0 यूनिट का पंखा बना के हमें दिखाया है। कैटल कैचर है सर, बिना प्रदूषण के ईंटों का निर्माण भी किया है। और हमारे यहाँ महिला सुरक्षा जैकेट और हमारे देश के जवानों के लिए विशेष प्रकार के जूते बनाए हैं, जिनमें GPS भी लगा हुआ है। इसके अलावा सर, हमारे यहाँ पर राजस्थानी मार्बल्स पर नक्काशीदार हाथी, घोड़े, चुराही, विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान, कश्मीर व नेपाल के शॉल, स्वेटर, जैकेट और जाड़े के अन्य वस्त्र, रेशमी साड़ियाँ भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारे यहाँ के प्रतिदिन जो है लगभग 3 लाख के आसपास के लोग डेली आ रहे हैं और इसका जो है भरपूर जो है आनंद भी ले रहे हैं। इसके अलावा सर, सूचना विभाग द्वारा हमारी विकास की प्रदर्शनी है, जिसमें विवेकानंद जी पर आधारित पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। दुर्लभ पुस्तकों के केंद्र के रूप में आयोजित पुस्तक मेले में दिल्ली की प्रसिद्ध प्रकाशनों की पुस्तकें व गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकें भी मुख्य आकर्षण है। महोत्सव में आए समस्त अतिथियों के साथ साथ उपस्थित जनसमूह का भी मैं आह्वान करूंगा कि आप सब गोरखपुर महोत्सव 2024 में आयोजित प्रदर्शनियों में आई दुकानों पर अवश्य घूमें और उसका आनंद उठाएं। अंत में मैं एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा मंचस्थ माननीय अतिथिगण का स्वागत व अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। इसके बाद मैं उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ हम सबके लोकप्रिय माननीय सांसद माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगी।
पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। एगो जोरदार ताली की गड़गड़ाहट हमारे महाराज जी अपने महाराज जी खातिर समस्त गोरखपुर के देवतुल जनता करे। स्वागत महाराज जी। भव्य कार्यक्रम आपके दिशा निर्देश के अनुसार हुआ, जैसे कि आप साहित्य, संस्कृति, साइंस, एंटरटेनमेंट, लोक विधा, लोक संगीत, रंगमंच, रंगकर्मियों, इतने कलाकारों के लिए स्कूली बच्चों की जो थॉट का आपने एक निर्देश, एक ढांचा तैयार किया था, वो जो महाराज जी प्रशासन के साथ हम सब लोगों ने मिल के प्रयास किया और उसका काफी जो रिजल्ट दिख रहा है, पूरा जिला जानने लगा, पूरा पूर्वांचल की, ये बहुत ही आपके आशीर्वाद से, आपके दिशा निर्देश में बहुत सक्सेसफुल ये गोरखपुर महोत्सव इस बार हुआ है और हजारों की भीड़ आई महाराज जी। आज आपकी आंखों के सामने अभी दिन में भी इतनी शीतलहरी में आप देख रहे हैं, ये महाराज जी आपने जो सोच रखी एक विराट कि कैसे एक राम राज्य में गोरखपुर बढ़ रहा है, गोरखपुर तरक्की कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था इंडस्ट्री के साथ, आज उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने सेट किया महाराज जी। उसके लिए आपको दिल से आभार महाराज जी, धन्यवाद आपका महाराज जी। हमारे साथी सदन में अच्छे मित्र बांसगांव के श्री कमलेश पासवान जी, उनका स्वागत है। माननीय महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी का स्वागत है। माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी जो हमारे एमएलसी हैं, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका स्वागत है। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का सहजानंद राय जी का स्वागत है। माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी का स्वागत। कंपियरगंज के श्री फतेह बहादुर सिंह जी का स्वागत। श्री पिपराइच के महेंद्र पाल सिंह जी का स्वागत। चिल्लूपा राजेश त्रिपाठी जी का स्वागत। गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय श्री विपिन सिंह विधायक जी का स्वागत। माननीय बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी का स्वागत। खजनी के माननीय विधायक श्री राम चौहान जी का। चौरी चौरा के श्री सरवन कुमार निषाद जी, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का नाम हम ले लिए और मंचासीन के उनका नाम तो नहीं, हमारे कालीबाड़ी के महंत जी आगे बढ़न, उनके स्वागत। खास हमारे जिला अध्यक्ष जी युधिष्ठिर भैया के स्वागत। महानगर अध्यक्ष के लोकप्रिय नेता हमनी के राजेश गुप्त जी के स्वागत। प्रशासन के दिल से धन्यवाद, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद कि आपने इतने लोड को संभाला। ये गोरखपुर महोत्सव आज एक एग्जाम्पल पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सेट कर दिया कि आप हजारों की भीड़ को इस ठंड में कैसे कंट्रोल करते हैं। और देवतुल जनता आप लोगों के हम दिल से धन्यवाद देव की जौन शालीनता के साथ हम काल की रात की भीड़ देखे, परसों की रात के भीड़ देखे, हर स्टॉल पे देखे। और महाराज जी ने जैसा कहा था कि विज्ञान का केंद्र बना है, तो हमारे बच्चों ने, महाराज जी अभी खुद भ्रमण करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सारे स्टॉल्स रहे, फार्मर्स के लिए रहे, वो हर तरीके की हर विधा के लिए रहे हैं और बैंक्स ने अपने लगाए हैं, प्रमोशंस हुए हैं बड़े बड़ी चीजों को। और लोग आके यहाँ से इस प्रदर्शनी से, इस गोरखपुर महोत्सव से एक ज्ञान का एक एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि क्या इस शहर ने उपलब्धि पाई है। हर साल ये शहर कैसे अपग्रेड हुआ है, कैसे ये नौकायान से लेके, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया, कैसे गीडा से लेके, कैसे एयरक्राफ्ट या कैसे रेलवे स्टेशन का, और कैसे यहाँ के गली नली और यहाँ के बड़े बड़े नालों का चौड़ीकरण, सड़कों का, बिजली का, व्यवस्था का एक पूरा समूचा ढांचा इस गोरखपुर महोत्सव के द्वारा दिखाया गया। गोरखपुर तब और गोरखपुर अब वो दिखाया गया। गोरखपुर की संस्कृति का रहल, एक इतिहास का रहल। गोरक्षपीठ ने कैसे 5 पीढ़ी एक आंदोलन किया, कैसे उस आंदोलन को 5वीं पीढ़ी में पूज्य महाराज जी द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 22 जनवरी को प्रभु राम के मंदिर का कपाट खुलेगा, प्रभु राम विराजेंगे और उसके दर्शन होंगे। एक बार हम चार जोर से बोलिए जय श्री राम। बस अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी पूज्य महाराज जी बोलेंगे आप लोगों से। उसके बाद सुरेश वाडकर जी जो विश्व प्रख्यात संगीत, बहुत बड़े बड़े हिट फिल्मों के और भजन गाए हैं, उनकी प्रस्तुति होगी। उसके बाद महाराज जी का आदेश रहा तो मैं एक आप लोगों के लिए राम गीत गाने का प्रयास करूंगा।
एक मेरी फिल्म यहाँ चूंकि पर्यटन को ये बढ़ावा दे रही है, एक फिल्म हमारी 5 भाषा में बनी, गोरखपुर का महादेव का गोरखपुर, उसकी ट्रेलर महाराज जी का आदेश हुआ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये गोरखपुर में 5 साउथ के लोग आके फिल्म बना रहे हैं। ये गोरखपुर क्या बन चुका है, आप लोगों को बड़ा गर्व होगा और ये आप लोग थोड़े समय में महसूस करेंगे। आनंद लीजिए, बहुत अद्भुत प्रस्तुति आप लोगों के सामने होगी। बस एक बार दोनों हाथ उठा लो, सुनो, दोनों हाथ उठा लो प्रेम से सब लोग। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी आपके उद्बोधन के लिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई एक लघु फिल्म है जो कि संबंधित है गोरखपुर महोत्सव से। अनुरोध करूंगी कृपया उसका प्रसारण किया जाए। बंद है, खोल दे। पूर्वांचल की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के संगम का उत्सव गोरखपुर महोत्सव, ज्ञान और विज्ञान का उत्सव, विकास के नए संकल्पों का उत्सव गोरखपुर महोत्सव। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करता गोरखपुर महोत्सव बनकर उभरा है वोकल फॉर लोकल की बुलंद आवाज। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम सहित अन्य राज्यों के शिल्पियों के साथ ही सहारनपुर के फर्नीचर, बनारस की साड़ी, खुर्जा का पॉटरी, भदोही की कालीन, लखनऊ की चिकनकारी और गोरखपुर के ओडीओपी उत्पाद टेरिकोटा व रेडीमेड गारमेंट ने शिल्प प्रदर्शनी की रौनक बढ़ाई। किसान भाइयों को आधुनिक फार्मिंग और आधुनिक बागवानी की बारीकियां सिखाने में कृषि प्रदर्शनी और उद्यान प्रदर्शनी ने उपयोगी भूमिका निभाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर आयोजित होने वाला गोरखपुर महोत्सव स्थानीय कलाकारों को भी दे रहा है नई पहचान। क्या कभी किसी ने सोचा था कि सुदूर घने जंगलों में रहने वाले वनवासी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे? आज वनटांगिया समाज न सिर्फ अधिकार संपन्न बना है, बल्कि गोरखपुर महोत्सव जैसे आयोजनों में वह बढ़ चढ़कर अपने हुनर का प्रदर्शन भी कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म की असीमित संभावनाएं समावेशी विकास की गारंटी है। गोरखपुर महोत्सव एक ओर व्यापार, तकनीक और पर्यटन को कर रहा है प्रोत्साहित, तो दूसरी ओर सदियों से चले आ रहे पारंपरिक खिचड़ी मेला के उत्सव में जोड़ रहा है नया अध्याय। लोक कलाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई ऊर्जा देने के साथ ही स्मार्ट बिजनेस इकोसिस्टम को नई दिशा दे रहा है गोरखपुर महोत्सव। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आवासीय और वित्तीय संस्थानों की सहभागिता, स्कूली खेल प्रतियोगिताएं एवं महिला केंद्रित प्रतियोगिताएं इस महोत्सव का आकर्षण हैं। साथ ही इस संस्करण में पहली बार गोरखपुर के इतिहास से जुड़ी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वतंत्रता संग्राम व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचय कराने वाली प्रदर्शनी गोरखपुर महोत्सव 2024 का है मुख्य आकर्षण। उत्कर्ष का उत्सव गोरखपुर महोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दे, चलने दे। ये थी एक झलक, एक झांकी अभी बंद कर दे गोरखपुर रहे हैं, महोत्सव। जब चलना हो फिर बता दे। गोरखपुर महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज उन व्यक्तियों का सम्मान किया जाना है जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा और आयाम दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि हमारे इन व्यक्तियों को अपने शुभकर कमलों से सम्मानित करें गोरखपुर रत्न द्वारा। सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्री अनंत नारायण भट्ट जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डीआरडीओ में और कोरोना की दवा 2DG बनाने वाली टीम का आपने नेतृत्व किया था। इस मंच के माध्यम से आपको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और आप सभी की जोरदार तालियां श्री अनंत नारायण भट्ट जी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहित्य के क्षेत्र में प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगी। आप एक प्रखर और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु और समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए आपको गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर महोत्सव 2024 की स्मारिका
अभ्युदय का विमोचन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होना है। मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि इस स्मारिका का विमोचन करें। गोरखपुर महोत्सव 2024 से संबंधित ये स्मारिका अभ्युदय, इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी तथा समस्त मंचासीन गणमान्यों के शुभ कर कमलों से संपन्न हो रहा है। इस स्मारिका में गोरखपुर के का समग्र दर्शन आपको मिलेगा। मैं आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी शुभकामनाएं हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले तथा प्रदेश के सतत विकास को संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। गोरखपुर महोत्सव के आज के इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, बांसगांव के माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, राजेश भाई बात करो, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास जी, सतवा बाबा, और महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे गोरखपुर के वे सभी विभूतियां जिन्होंने गोरखपुर को गोरखपुर के रूप में स्थापित करने के लिए जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, प्रतिभागीगण, स्थानीय, क्षेत्रीय और देश और दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हमारे सभी वे प्रतिभागीगण, कलाकारगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि 3 दिवसीय यह महोत्सव अपनी सफलता की एक नए परचम को गाड़ते हुए आज समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस अवसर पर अभी हम लोगों ने कुछ विभूतियों को सम्मानित किया है। खासतौर पर एक सम्मान गोरखपुर के ही एक सपूत को, जिन्होंने कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के वैक्सीनेशन के अभियान को जमीनी धरातल पर उतारने में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना योगदान किया। ऐसे से डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट वे गोरखपुर के सपूत हैं और एक वैज्ञानिक हैं। डीआरडीओ के माध्यम से उन्होंने इस कार्य को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान किया। आज उनका सम्मान गोरखपुर महोत्सव के इस मंच पर किया गया है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त जी, उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही
गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक प्राध्यापक के रूप में हिंदी साहित्य को उन्होंने बड़ी सेवाएं की हैं और आज हिंदी साहित्य के लिए, भारतीयता के लिए किए गए उनके योगदान के लिए उन्हें इस मंच पर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर अलग अलग दिन अलग अलग कलाकारों ने भी इस पूरे मंच के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर के गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, यहां के सामान्य नागरिकों का इस भीषण शीतलहरी में भी उत्साहवर्धन किया। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में महोत्सव के पीछे की धारणा भी यही है कि हम लोक परंपरा, लोक कला को जहां प्रोत्साहित करें, वहीं नए नए कलाकारों को, वे राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर के हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं, उनके लिए एक मंच भी मिले। जो बड़े कलाकार हैं उनसे नए लोग प्रेरणा लें, जो नवोदित कलाकार हैं उनको भी आगे बढ़ने का एक मंच मिले। लेकिन साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन लोगों ने कुछ योगदान किया है उनके लिए भी हम कुछ कर सकें, उनके लिए भी हम मंच दे सकें। ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है, या गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए उन हस्तशिल्पियों, उन कारीगरों और उन नायकों की कथा को भी कहता है जिन्होंने गोरखपुर को, प्रदेश को और देश को एक पहचान दिलाने के लिए अपने समय में अपना योगदान दिया था। महोत्सव के पीछे की हमारी ये मंशा रही है और ये लगातार छठी बार गोरखपुर महोत्सव 11 से 13 जनवरी के बीच में, क्योंकि कल से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और परसों मकर संक्रांति भी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, बाबा को खिचड़ी चढ़ाएंगे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, गरीब अमीर का भेद समाप्त करते हुए, किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त सभी लोग जाकर के बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, एक मुट्ठी खिचड़ी चढ़ा करके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये लोक परंपरा, ये संस्कृति ही विपरीत परिस्थितियों में भारत को भारत बनाए रखी। आप देखिए ना कैसे हमारे पर्व और त्योहार हैं। परिवार में हो सकता है कि बच्चे को न बताया जाता हो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में। स्कूल कॉलेजेस में हो सकता है कुछ छूट जाता होगा, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से भी वंचित रहता है उसके लिए पर्व और त्योहार सबसे सशक्त माध्यम बन जाते हैं। दीपावली में कुछ हो ना हो लेकिन व्यक्ति अपने घर की लिपाई पुताई करता है और शाम को कुछ दीप जरूर घर में जला लेता है। होली के अवसर पर रंगाई पुताई करने के बाद रंगों की होली खेल करके वह आपस में गले मिल लेता है। जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी, उस अवसर पर भी वह अपने इष्ट देवताओं को स्मरण कर लेता है और उनके प्रति नमन कर लेता है, व्रत रख लेता है, अनुष्ठान कर लेता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन की पवित्र बंधन को भी इन संबंधों के माध्यम से जोड़ लेता है। यानी हर पर्व और त्योहार एक नया संदेश दे देता है हमें। ऐसे ही महोत्सव भी एक संदेश देने का वाहक होना चाहिए। ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। बाबा गोरखनाथ ने अपनी साधना स्थली के लिए गोरखपुर को चुना। भगवान बुद्ध ने उनकी जन्मस्थली यहीं से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, लुम्बिनी में, और महापरिनिर्वाण उन्होंने गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे कुशीनगर में लिया। संत कबीर दास जी का जन्म
काशी में हुआ, लेकिन अंतिम समय में वे मगहर में आ गए। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी कितनी? आज के समय में 1.5 घंटे में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से काशी की दूरी कितनी? मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप काशी पहुंच सकते हैं। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इतना समृद्ध है ये क्षेत्र, और उतना ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। दुनिया में हो सकता है जल की कमी हो, लेकिन यहां पे जल की प्रचुरता है और मीठा जल है। भूमि अत्यंत समृद्ध है, हर ओर से संपन्न ये क्षेत्र। इसके बारे में हम सबको भी एहसास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को एहसास होना चाहिए। पलायन की बजाय वहां संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा की जानी चाहिए। परिश्रम और पुरुषार्थ से हम कुछ अर्जित करें, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और इसलिए महोत्सव की इस परंपरा को हम लोगों ने गोरखपुर के महोत्सव के रूप में गोरखपुर में 2017-18 में प्रारंभ किया, और बढ़ते बढ़ते कोरोना कालखंड में भी महोत्सव अनवरत चलता रहा। झंझावतों का सामना करते हुए भी इसने अपनी गति को थमने नहीं दी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, कोरोना को मात देते हुए भी यह महोत्सव सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते, मैं कल भी और परसों भी देख रहा था यहां के कार्यक्रमों को। वैसे तो रवि किशन को दिन में ठंड लगता है, लेकिन देख रहा था 12 बजे भी यहां पे वह यहां की जनता के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे थे, और हजारों की संख्या में लोग थे। अगर उनको दिन में हम बोलते हैं कि चलिए फलानी जगह कोई कार्यक्रम होना है, तो कहते हैं बहुत शीतलहरी है, ठंडी नहीं है क्या? लेकिन मैं देख रहा था कि रात 12, 12:30 बजे भी वे यहाँ पे मंचों पे अपने मंचन के माध्यम से कार्य कर रहे थे, जनता का उत्साहवर्धन कर रहे थे, उनका मनोरंजन भी कर रहे थे, और साथ साथ ज्ञानवर्धन भी कर रहे थे। भारत की यही विशेषता है, वो अपनी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को सदैव प्राथमिकता दी है, और इसने हमारे इतिहास को भी संजोया है। इसने हमें हजारों वर्षों की विरासत को साथ में दिया है। उन सबको सजाने का भी एक अवसर हमारे पास होता है। आप याद करिए, दुनिया में तमाम सभ्यता और संस्कृतियां समाप्त हो गई, वहां पे नए लोग आ गए, नए तरीके से। लोग वही है, पीढ़ी वही है, आने वाली पीढ़ी भूल गई कौन थे उनके पूर्वज। लेकिन भारत के अंदर आज भी, दुनिया के अंदर इतनी प्राचीन किसी की संस्कृति नहीं होगी। कोई नहीं दुनिया के अंदर बोल सकता जितना हम कह सकते हैं। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में हम सब जाएंगे, अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में हजारों वर्ष पहले भगवान राम का प्रकटीकरण, उनका अवतार अयोध्या में हुआ था, हजारों वर्ष पहले। लेकिन हजारों वर्ष की परंपरा को आज भी हर भारतवासी अपने मन में समेट करके रामनवमी के आयोजन के साथ जुड़ता है। यह है भारत। हजारों वर्षों के बाद भी, मैं गत वर्ष देख रहा था अयोध्या में 2023 में रामनवमी के दिन 35 लाख लोग अयोध्या आए थे, 35 लाख लोग। और ये तब आए थे जब अयोध्या में तब रेल की सेवा भी अच्छी नहीं थी, एयरपोर्ट भी नहीं था, और सड़क तो हम निर्माणाधीन स्थिति में लेकर के आए थे, सब कुछ उधड़ा हुआ था। और आज तो अयोध्या हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। रेलवे की डबल लाइन बिछ चुकी है। एयरपोर्ट एक समय में 8 विमान वहां लैंड कर सकते हैं, उनकी हमने पार्किंग की व्यवस्था वहां दे रखी है। यानी हर 5 मिनट में एक विमान उतर करके सवारी उतारे, फिर नई सवारी को भर करके आराम से जा सकता है। और दिन भर यह कार्य हो सकता है, रात्रि में भी विमान उतर सकते हैं और सुबह भी उतर सकते हैं। दिन में तो खैर विमान उतरते ही हैं एयरपोर्ट पे। ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा चुकी हैं।
पहले वहां ठीक ढंग से धर्मशाला भी नहीं मिल पाता था, आज धर्मशालाएं भी हैं, अच्छे होटल भी हैं और वहां टेंट सिटी भी बसाई जा रही है, जैसे कुंभ के अवसर पर बसाई जाती है। जो श्रद्धालु आएगा उसके लिए कोई समस्या ना हो। अब याद करिए, हजारों वर्षों की विरासत को सजोने में इससे ज्यादा कमाल किसी और के पास नहीं होगा जो हमारे पास है, जो हिंदुस्तानियों के पास है, हम भारतवासियों के पास है, कि हजारों वर्षों के बाद भी हम इस परंपरा के साथ जुड़े हैं। हमने उन जनजातों का सामना किया तो अयोध्या में प्रभु राम की पवित्र स्थल पर हमला करने की नियत से आए थे, उनको परास्त किया, उनको पद्दलित किया, उनका नामो निशान मिटा दिया और फिर भी सीना तान करके हम आज वहां पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और ये साक्षी हम सबको बनना है। कोई वहां पर लाइव देखेगा, कोई प्रत्यक्ष देखेगा और बाद में सभी लोगों को वहां जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है। 5000 वर्ष बाद हम उसी उत्साह के साथ, दुनिया के अंदर कौन लोग हैं तो अपने 5000 वर्षों पूर्व अपनी किसी परंपरा को इस आनंद और इस उत्साह के साथ भजते होंगे। रात को 12 बजे हर जनपद में, हर घर में, हर देव मंदिर में, और देव मंदिर ही नहीं, हर थाना में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का कार्यक्रम रात को 12 बजे हो, ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता होगा। हर जेल में भी, यानी जेल भी जहां उत्सव का एक मंच बन जाता हो, वह उत्सव होता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का। और ये केवल भारत के अंदर हो सकता है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। शिवरात्रि का आयोजन भी ऐसे होता है। हजारों वर्षों की विरासत लेकर के चलने वाला भारतीय समाज ये महोत्सव के माध्यम से भी लोक परंपरा, लोक संस्कृति को सजो करके अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करके अपने भावी भविष्य की कार्य योजना को लेकर के बढ़ता है। और इसीलिए हमने थीम दी थी गोरखपुर महोत्सव के लिए। एक ऐसी थीम, कैसे गोरखपुर का नाम कैसे पड़ा, आज की पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। गोरखपुर के नाम के पीछे का ध्येय क्या, कैसे नामकरण इसका पड़ा होगा, कैसे गोरखपुर नाम हुआ, किन किन झंझावातों से जूझते हुए फिर विकास की इस यात्रा में कौन कौन इस पथिक में, इस यात्रा के पथिक बनते गए और कौन गोरखपुर के विकास को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाते गए, कैसे गोरखपुर आज आधुनिक रूप में आगे बढ़ता गया, क्या कुछ नयापन है, कौन कौन लोग हैं, आजादी की लड़ाई में किन महानायकों ने आजादी की लड़ाई को गोरखपुर से नेतृत्व देकर के उसे आगे बढ़ाने का काम किया, ये सब भी यहां देखने को मिला होगा। और आज के नए गोरखपुर में और उसकी भावी योजना को लेकर के भी तब क्या था, आज क्या है और आगे हमें कहां लेकर के चलना है इस गोरखपुर को, इन सभी भावों को आज समेट करके हम गोरखपुर महोत्सव को एक नई ऊंचाई की तरफ लेके जा रहे हैं। और हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि गोरखपुर आज एक नया गोरखपुर है। और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर के सभी नागरिकों को जिन्होंने गोरखपुर के विकास की इस यात्रा में सदैव खड़े होकर के सकारात्मक भाव के साथ अपना योगदान किया है। नकारात्मकता कहीं नहीं आने दी, किसी भी स्तर पर नहीं आने दी। अक्सर होता है कि इस प्रकार के विकास की यात्रा में लोग छूट जाते हैं, विरोध करने लगते हैं, लोकल राजनीति हावी होने लगती है, संकीर्ण मानसिकता उसमें हावी होने लगती है। लेकिन गोरखपुर के वासियों ने कभी भी विकास के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा और बैरियर को हटा करके विकास के कार्य को प्राथमिकता दी। वह आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो या भौतिक विकास का कार्य हो, कोई चीज उन्होंने बाधा नहीं बनने दी। आज उसी का परिणाम है एक नए गोरखपुर का दर्शन। जो भी आता है 5 साल के बाद जो भी गोरखपुर आया होगा वो कहता क्या यही गोरखपुर है क्या, भूल तो नहीं गए हैं। लेकिन आज ये वास्तविकता है, गोरखपुर
यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो यहाँ पे उत्सव के लिए आपके लिए रामगढ़ ताल जैसा एक अच्छा टूरिज्म का स्पॉट भी आपके पास है। यहां स्वास्थ्य का अच्छा केंद्र गोरखपुर एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी है, तो आयुष विश्वविद्यालय भी आपको यहां गोरखपुर में प्राप्त हुआ है। 4 विश्वविद्यालयों को लेकर के गोरखपुर आज चल रहा है। आने वाले समय में और भी नई संभावनाएं यहां गोरखपुर में आ रही हैं। कहीं पे औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नौजवानों के स्किलिंग का एक नया सेंटर स्थापित हो रहा है। तो कहीं स्वास्थ्य के एक नए हब के रूप में गोरखपुर को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग मार्गों में अलग अलग संभावनाएं जन्म लेकर के एक नए गोरखपुर के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। और ये तब संभव हो पा रहा है जब पूरा गोरखपुर एक स्वर से आगे बढ़ करके किसी भी प्रकार की संकीर्णता से ऊपर उठ करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। अन्यथा भाइयों बहनों, गोरखपुर की स्थिति क्या हो गई थी? हमारी पहचान किस रूप में थी? बाहर जाते थे, लोग सशंकित नजरों से देखते थे। कोई यहां भूल से आ गया तो दिन में तो माफिया परेशान करते थे, रात्रि को मच्छर परेशान करते थे। और जो बच गए तो इंसेफ्लाइटिस उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। आज देखिए, माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्ति की ओर है और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। देखिए, एक बड़ी उपलब्धि है कि इंसेफ्लाइटिस की बीमारी समाप्त हो गई। हमने 40 वर्षों में 50,000 बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है, इसी गोरखपुर और इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और आज हम कह सकते हैं इंसेफ्लाइटिस से यहां पर कोई मौत अब नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको नियंत्रित कर दिया है। यानी ये हमारे प्रगति का मापक ये बनेगा। हम प्रमाण के साथ इस बात को कह रहे हैं। ये केवल घोषणा नहीं है, यह हकीकत है। और हकीकत ये, इंसेफ्लाइटिस यहां से समाप्त हो चुका है। अब यहां के बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आज यहां विकास के लिए कार्य हो रहे हैं, कलाकारों के लिए भी मंच मिल रहे हैं, हमारे हस्तशिल्पियों के लिए भी मंच मिल रहे हैं, कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए भी केंद्र और राज्य की सरकारों के द्वारा नए नए प्रोत्साहन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी उन्हें प्रोत्साहन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहे हैं। और ये महोत्सव के कार्यक्रम इसी क्रम में आगे बढ़ने चाहिए। इसी गति के साथ हमें उसे आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये केवल सरकार का काम नहीं है, सरकारी आयोजन मात्र नहीं होने चाहिए। मेरा हमेशा मानना रहा है, समाज को आगे आना चाहिए। समाज आगे रहेगा, सरकार पीछे रहेगी तो प्रगति होगी। जब सरकार आगे रहेगी, समाज पीछे रहेगा तो दुर्गति होगी। हमें दुर्गति नहीं, प्रगति की ओर अग्रसर होना है। और समाज को आगे करके हमेशा समाज नेतृत्व ले, और समाज के नेतृत्व में हम पीछे चल करके उसको सपोर्ट करें। आत्मनिर्भर व्यवस्था ही स्वावलंबन का आधार बनेगा, और स्वावलंबन और स्वावलंबी समाज ही समृद्धि का आधार बन सकता है। इस दिशा में एक नई प्रगति की ओर हम सबको आगे बढ़ना है। परसों मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के बाद, मकर संक्रांति के अवसर पर कल हमारा दायित्व होना चाहिए कि कल से लेकर के और लगातार 21 जनवरी तक हम स्वच्छता के एक अभियान के साथ जुड़े। प्लास्टिक मुक्त गोरखपुर। प्लास्टिक सड़क पे नहीं, पार्क में नहीं, खाली प्लॉट में नहीं, किसी नाले में नहीं, किसी अन्य जगह नहीं, हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। कोई कूड़ा नहीं कहीं दिखाई देगा। जैसे दीपावली के अवसर पर या घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, हम घर की साफ सफाई करते हैं, ऐसे ही मकर संक्रांति के लिए कल करिए और 22 जनवरी के लिए
फिर मकर संक्रांति के बाद से लग जाइए। अभी से 16 जनवरी के लिए 16 जनवरी से अभी से हम तैयारी करें। हर देव मंदिर में और परिवार के लोग हर घर में राम नाम संकीर्तन का पाठ करें। हमारे यहां कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो हम लोग पहले से अखंड रामायण का पाठ करते हैं। राम नाम संकीर्तन का सभी परिवार के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और हम लोगों को भी प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। 22 जनवरी के कार्यक्रम में प्रातःकाल घर में साफ सफाई पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही अयोध्या का कार्यक्रम आए उसको हम अपने घरों में देखें, देव मंदिरों में स्क्रीन लगा करके उसका लाइव प्रसारण देखें, उस दृश्य के साक्षी बने। सैकड़ों वर्षों के बाद यह दिन आया है और हजारों वर्षों के लिए आने जा रहा है। याद करिए, सैकड़ों वर्षों के बाद आया है, 500 वर्षों के बाद कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया। बहुत सारी पीढ़ियां संघर्ष करते करते चली गई, लेकिन यह दिन नहीं देख पाए। आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं। प्रभु की लीला का अपने सामने अवतरण देख रहे हैं और उस दृश्य के हम सब साक्षी बने, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और उस कार्यक्रम में हम प्रत्यक्ष वहां बाद में जाएंगे, लेकिन लाइव प्रसारण उसको देखें अपनी आंखों से, क्योंकि आप प्रत्यक्ष जो वहां बैठेंगे वहां पे भी उसी रूप में आप देखेंगे। और अपने स्क्रीन में, टेलीविजन की स्क्रीन में या देव किसी मंदिर के स्क्रीन में आप उसको देखिए। जब एक कार्यक्रम संपन्न हो फिर मंदिर में पूजा करिए और प्रसाद वितरण करिए, कंबल और गरीबों को ऊनी वस्त्र वितरण करिए। सायंकाल अपने घर में, देव मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन करिए। हो सके तो कुछ आतिशबाजी भी करिए, ग्रीन आतिशबाजी करिए, जिससे पॉल्यूशन न हो, प्रदूषण न हो। डिजिटल आतिशबाजी करिए। ये कार्यक्रम हमारा चलना चाहिए 22 तक। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ था। पहले संयुक्त प्रांत था, आगरा और अवध के नाम पे। ये उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को इसका नोटिफिकेशन होने के बाद यह कार्यक्रम आगे बढ़ता है और यह उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का कार्यक्रम। हम कुछ नई योजनाओं के साथ इस दिन आते हैं और इस कार्यक्रम को करने के साथ ही फिर गणतंत्र दिवस, भारत के नागरिकों को संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने का दिन। हमने संविधान अंगीकार किया, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है ये भी तो हमें देखना है। इतना बड़ा देश, इस देश के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक नागरिक कर्तव्य क्या है, इसको देखने का एक अवसर। हर भारतवासी इस अभियान के साथ अगर जुड़ता है, हम सब उत्तर प्रदेश वासी, हम सब गोरखपुर वासी अगर इन सब अभियानों के साथ जुड़ते हैं तो बहनों और भाइयों, कोई कारण नहीं कि आने वाला समय हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और भी मंगलमय होगा, समृद्धिशाली होगा, खुशहाली भरा होगा। और इसी के लिए हम लोग महोत्सव के इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। गोरखपुर का ये महोत्सव, मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के सांसद श्री रवि किशन जी ने इसमें विशेष रुचि ली और इस कार्यक्रम के साथ वे जुड़े रहे, मंचों के साथ जुड़े रहे, देर रात्रि तक जुड़े रहे और फिर हर कार्यक्रम में भी सहभागी बने। और आज ये अपने समापन की ओर है। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोत्सव आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि महोत्सव के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे जो भी यहां पर कलाकार आए हैं, उन कलाकारों की कला को देखिए, उनके गायन को, उनके वादन को, या यहाँ पर आने वाले जो भी अन्य कार्यक्रम है उनके साथ जुड़िए, एग्जीबिशन को देखिए। यहाँ पर
नए गोरखपुर का या पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के विकास की इस यात्रा में आप सब सहभागी बनेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मकर संक्रांति और 22 जनवरी के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद और जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी मंडलायुक्त महोदय, अध्यक्ष महोत्सव समिति की कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस मेले का भ्रमण करने जा रहे हैं। हर स्टॉल्स और प्रदर्शनी पर स्वयं जाकर उसका अवलोकन